प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर और डिजिटलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम फ्रांसीसी क्रांति भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फ्रांसीसी क्रांति का प्रथम भाग का अध्ययन किया था, जिसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति के कारण और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के बारे में पढ़ा था। हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि किस प्रकार फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई और वहाँ के राजा ने भी नेशनल असेंबली को स्वीकृति प्रदान कर दी और वहाँ पर नया संविधान बनाया गया। अब हम पढ़ेंगे कि उसके बाद वहाँ क्या हुआ। तो फ्रांस की स्थिति उस क्रांति के आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के तराने थे। तो क्या हुआ, जब फ्रांस के राजा ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन फ्रांस के राजा को नेशनल असेंबली पर विश्वास नहीं था और ना ही नेशनल असेंबली को भी फ्रांस के राजा पर विश्वास था। दोनों ही एक दूसरे के प्रति आशंकित थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो लुई 16वां था वह अपने पड़ोसी राजाओं से बातचीत कर रहा था। वह किसी न किसी प्रकार से नेशनल असेंबली के विरुद्ध वो नेशनल असेंबली को भंग करना चाहता था। और नेशनल असेंबली को जब इस बारे में जानकारी लगी कि जो राजा है वह पड़ोसी देशों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो उसने अप्रैल 1792 में उन देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और इस युद्ध में वहाँ की जनता ने देशभक्ति के गीतों को गाते हुए इसमें उन्होंने भाग लिया। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्ययोजना पर बहस करते थे। इनमें से जोकोबिन क्लब सबसे सफल रहा, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। तो जब यह युद्ध हो रहा था और इस क्रांतिकारी युद्ध में जनता को भारी क्षति उठानी पड़ी, और जब पुरुष युद्ध में चले गए तो उनके जाने के बाद घर की महिलाओं ने ही परिवार की जिम्मेदारी उठाई। और ये जो घर की महिलाओं ने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक उस क्रांति से सिर्फ अमीर व्यक्तियों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। जो जनता गरीब थी वह अभी भी राजनीतिक अधिकारों से वंचित थी, क्योंकि 1791 के संविधान के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार दिया गया था जिनके पास संपत्ति थी, और जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति नहीं थी उनको अभी भी वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसलिए इस क्रांति को आगे बढ़ाया जाना आवश्यक था और ये क्रांति आगे बढ़ी भी। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और
कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटन न पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। इसलिए जैकोबिनों को सोकोलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सोकोलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। तो यह उनकी क्रांति का अपना एक तरीका था, जिससे कि वो अपने आप को कुलीन वर्ग से अलग दिखा सकें। तो सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। तो इससे पहले फ्रांस में केवल उन्हीं व्यक्तियों को मतदान का अधिकार दिया गया था जिनके पास संपत्ति थी, लेकिन अब क्या हुआ, 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले उन सभी व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार मिल गया, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो। ठीक है। अब क्या हुआ, नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है। गणतंत्र क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही यहाँ पर नहीं होती है। तो इस प्रकार फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। ठीक है। अब फ्रांस के गणतंत्र बनने के बाद क्या होता है, इसके बाद जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या किया कि लुई सोल्विंग को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मैरी एंतोइनेट का भी वही हश्र हुआ। इस प्रकार एक राजतंत्र का यहाँ पर अंत होता है और फ्रांस अब एक गणतंत्र बन चुका है। अब है आतंक का राज। तो यहाँ तक अभी तक वहाँ जनता के द्वारा चुनी गई जैकोबिनों की सरकार का राज था। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। आतंक का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सरकार वहाँ पर जनता द्वारा चुनी गई थी उसने अत्यंत ही कठोर दंडात्मक नीति अपनाई थी। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अर्थात जो वहाँ का प्रशासक था रोबेस्पियर, उसने यह निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलेगा या गणतंत्र के खिलाफ जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कुलीन एवं पादरी और भी जो राजनीतिक दलों के मेंबर थे, उन सभी को उसने गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। गिलोटिन 2 खम्भों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर
पड़ा तो इस प्रकार फ्रांस में आतंक का राज कायम हो गया। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। इससे क्या होता था, जो वस्तुएं थी उनकी कीमतें बहुत अधिक नहीं बढ़ पाती थी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई, अर्थात उनको कम कीमत पर जनता को उपलब्ध कराया गया। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्सियोर, महाशय और मदाम, महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष एवं महिलाओं को सितोयेन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में आतंक के राज का अंत हुआ। अब फिर क्या होता है, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जब जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अब नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब यहाँ फ्रांस में फिर से मतदान देने का जो अधिकार अभी तक प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो गया था, लेकिन अब उसे फिर से बदल दिया गया। अब वहाँ पर वह अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को दिया गया जिसके पास संपत्ति थी। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तो डायरेक्टरी शासित फ्रांस में वहाँ की जो सरकार थी वो स्थिर नहीं थी। इसी कारण वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधिसम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया। तो इस प्रकार जो फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति के कारण संपूर्ण यूरोप में स्वतंत्रता, कानून, समानता और बंधुत्व के आधार पर नियम बनाने और इसी आधार पर सरकार बनाने और देश को चलाने के लिए अनेक आंदोलन हुए। इस प्रकार ये आपकी फ्रांसीसी क्रांति यहाँ पर उसका अध्ययन हमारा पूरा होता है। अब हम ये देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ महिलाओं के लिए ये जो क्रांति हुई उससे महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ और जो गुलाम हैं, जो व्यक्ति वहाँ पर गुलाम थे, उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है और आम लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन होता है। तो क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? तो क्या जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी क्या वो वास्तव में महिलाओं के लिए थी? मतलब उस क्रांति से महिलाओं को कोई लाभ हुआ या नहीं हुआ, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। मतलब उन लोगों को उम्मीद थी कि वह इस क्रांति में भाग ले रही हैं तो जो क्रांतिकारी सरकार बनेगी वह उनके जीवन को भी सुधारेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थीं, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम किया करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक
प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि आदि करना। तो ये सारे कार्य महिलाओं के द्वारा किए जाते थे और महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा मजदूरी भी बहुत कम मिल पाती थी। तो महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद राजनीतिक क्लब बना लिए और उन्होंने अपने अखबार भी निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आ चुके थे, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे मोटे व्यवसाय प्रारंभ कर सकती थी। तो इस प्रकार नई सरकार ने महिलाओं को अनेक अधिकार प्रदान किए। इससे क्या हुआ? महिलाओं के जीवन में सुधार हुआ। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। उनको अभी भी मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। तो मताधिकार के लिए फ्रांस की महिलाओं ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया और बहुत सालों के बाद 1946 में उन्हें मताधिकार प्रदान किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति थी, उस क्रांति के कारण महिलाओं के जीवन में कुछ सुधार तो अवश्य हुआ था और उनकी स्थिति पहले से कुछ अच्छी हो गई थी। ठीक है, इस प्रकार हमारा फ्रांसीसी क्रांति का भाग 2 यहाँ पर पूरा होता है। अब हम इसके फ्रांसीसी क्रांति का तीसरा भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम दास्ता उन्मूलन कार्यक्रम और फ्रांसीसी क्रांति से नागरिकों के दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।